हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। तो आज से हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके बहुविकल्पी रहेंगे, अति लघु, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, और अगर फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है तो उसमें आपके जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे, आंकिक प्रश्न, वो सारे इंक्लूड रहेंगे। और यहाँ पे जल्दी जल्दी एक एक चैप्टर का 15 से 20 मिनट में हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर्स देख लेंगे। ठीक है, और जितना आपको हम पढ़ाएंगे उसमें से 100% गारंटी है आपको एग्जाम में क्वेश्चन सारे फंस जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, पूरी क्लास करिएगा, कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको मिल जाएगा और आपके एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया हो जाएगी, जिससे कि आप 100 में 100 केमिस्ट्री में करने के लिए एकदम तैयार हो जाओगे। ठीक है, और आप उम्मीद करते हैं इन क्लास को देखने के बाद, इन क्लासेस को देखने के बाद आपकी केमिस्ट्री की तैयारी भरपूर हो जाएगी और आप पूरे नंबर लाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग पहले चैप्टर से ही शुरू करते हैं। पहले चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सबसे बहुविकल्पी प्रश्न से शुरू करते हैं। आपको पता है यूपी बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न पूछता है ना। और जितने हम यहाँ पे आपको कराएंगे उतने में से आपको गारंटी के साथ अगर इस चैप्टर का क्वेश्चन आता है तो उतने में से ही आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेगा, अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, ग्रेफाइट। तो आपको पता है ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन से बना होता है और उसमें कार्बन के अलावा कुछ होता नहीं। कार्बन के कण क्या है, अधातु हैं, और अधातुओं के बीच पाया जाने वाला बंध सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध जहाँ भी होता है वो कैसा ठोस होता है, सहसंयोजी ठोस। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, सहसंयोजी ठोस। फिर अगला कहता है किस प्रकार के ठोस जो हैं वो विद्युत चालक होते हैं, आघातवर्धनीय होते हैं और तन्य होते हैं। तो बहुत सिंपल सी कहानी है बेटा, धातुओं में आघातवर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है और वो अच्छे चालक भी होते हैं। तो ये धात्विक ठोस इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, धात्विक ठोस। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चंस को, ताकि दोबारा पढ़ने के लिए बस आप फोटो स्लाइड करते रहिए और आप ध्यान में रहेगा आपको। फिर कह रहा है एक ठोस ए है जो कि अति कठोर है, ठोस और गलित अवस्था दोनों में विद्युत रोधी है, मतलब विद्युत का चालन नहीं करता है और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। तो ये किस प्रकार का ठोस होगा, तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता है सहसंयोजक ठोस होता है जो न तो गलित अवस्था में न तो ठोस अवस्था, दोनों अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता। धात्विक सभी अवस्थाओं में करता है, आयनिक आपका गलित अवस्था में चालन करता है, सहसंयोजक किसी भी अवस्था में नहीं करता है और उसका गलनांक बहुत उच्च होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सहसंयोजक। आणविक क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आणविक भी न तो ठोस न तो गलित दोनों में नहीं करता, लेकिन उसका गलनांक बहुत निम्न होता है। जबकि क्या कहा, ये उच्च ताप पर पिघलता, मतलब उच्च गलनांक वाला कौन होगा, सहसंयोजक ठोस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहता है क्रिस्टलीय ठोस में होती है। तो बेटा क्रिस्टलीय ठोस में क्या होती है, निश्चित व्यवस्था, दीर्घपरासीय व्यवस्था जिसको बोलते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस में क्या होती है, दीर्घपरासीय व्यवस्था होती है ना। कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। तो बोर्ड एग्जाम में आपको यहीं से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, अलग से दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस इन्हीं को आप ध्यान से पढ़ते जाइए। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम धनायन है, सल्फेट ऋणायन है। धनायन और ऋणायन से मिलकर बनने वाला ठोस क्या होता है, आयनिक ठोस। तो पोटेशियम सल्फेट क्या हो जाएगा बेटा, आयनिक ठोस हो जाएगा, है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। चलिए, उम्मीद करते हैं मजा आ रही होगी, आनंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि सर ऐसी क्लासेस और लाइए। तो फिर जल्दी जल्दी आपको एक दिन में 3-4 क्लासेस मिल जाएंगी, ताकि आपका 4 का पेपर है, 5-6 दिन का टाइम है, आपके पूरे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक आपका होता है अक्रिस्टलीय ठोस। बिना सोचे आप बता सकते हो, दिमाग में तो इतना फिट है ना। प्लास्टिक, रबर, ये सब क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन है। तो बेटा आपको पता है Na+Cl- आयनिक ठोस है, K+Cl- आयनिक ठोस है, Na+SO4 आयनिक ठोस है, और सभी आयनिक ठोस क्रिस्टलीय होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। तो ये सभी क्या है, आयनिक ठोस हो जाएंगे। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटा, आयनिक ठोस हो जाएंगे। फिर कहता है क्रिस्टलीय ठोसों का गुण नहीं है। तो बेटा देखो, विषम दैशिकता क्रिस्टलीय ठोसों में होता है, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग गुण दर्शाते हैं, सही है। तीक्ष्ण गलनांक बिल्कुल, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक फिक्स टेम्परेचर पे पिघलते हैं। निश्चित गलन उष्मा बिल्कुल सही है, निश्चित गलन उष्मा होती है। सतत शीतलन वक्र, सतत शीतलन वक्र नहीं होता बिल्कुल, इनका क्या होता है बेटा, असतत शीतलन वक्र होता है, इस तरह से असतत होता है। ये अक्रिस्टलीय ठोस का, ये क्रिस्टलीय का है। तो अक्रिस्टलीय का सतत होता है, क्रिस्टलीय का असतत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा सतत शीतलन वक्र, इसका गुण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा प्लास्टिक क्या है। अभी तो आपने देखा ऊपर क्वेश्चन, अक्रिस्टलीय ठोस है। कह रहा निम्न में से किसका गलनांक उच्च होता है। तो बेटा देखो, आयनिक, आणविक, छद्म, सहसंयोजी। तो सहसंयोजी हीरा, हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ होता है और हीरे में कार्बन कार्बन होते हैं और कार्बन कार्बन के बीच पाया जाने वाला बंध
सहसंयोजक होता है। तो इनमें सहसंयोजी ठोस क्या है बेटा? सहसंयोजी ठोस सर्वाधिक गलनांक वाला होता है। ठीक है, सबसे गलनांक किसका उच्च है? सहसंयोजक ठोस का। चलिए फिर अगला कहता है एक क्रिस्टलीय ठोस में क्या होती है बेटा? दीर्घ परासी कोटि होती है। ये भी आपने ऊपर देखा था क्वेश्चन। कह रहा है ठोस पदार्थों के संदर्भ में कौन सा असत्य है? आइए एक एक करके देखते हैं। ठोसों का आकार निश्चित होता है, सही बात है। ठोसों का आयतन निश्चित होता है, बिल्कुल सही बात है। ठोसों में अवयवी कण अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन करते हैं, बिल्कुल सही है। ठोसों में कण अपनी स्थिति के सापेक्ष दोलन करते हैं, स्थानांतरित गति नहीं कर सकते हैं। अंतराणविक बल अत्यधिक दुर्बल होता है, यही वाला गलत है बेटा। ठोसों में तो अंतराणविक बल क्या होता है? बहुत ही प्रबल होते हैं। तो ये वाला ठोस के संदर्भ में ये वाला कथन असत्य है। ठीक है, स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी आप लोग लेते जाइएगा। ठीक है, बिना देरी किए हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी अभी आपने किया था। ठोस एक अति कठोर ठोस है, गलित और अवस्था दोनों पे विद्युत रोधी है, बहुत उच्चता पर पिघलता है, सहसंयोजक ठोस। अभी आपने क्वेश्चन किया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। ग्रेफाइट सहसंयोजी ठोस, ये भी आपने किया था। कह रहा निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस है? देखो बेटा, जल जो होता है बर्फ के रूप में पाया जाता है ना, तो जल में क्या पाया जाता है? जल में पाया जाता है हाइड्रोजन बंध। जल में क्या पाया जाता है? जल में पाया जाता है हाइड्रोजन बंध। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक, आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं? ये भी अभी आपने देखा था, धात्विक ठोस है ना। फिर अगला क्या कहता है? कहता है ये एक आपका न्यूमेरिकल है। ये क्या है? न्यूमेरिकल है। कह रहा 1 ग्राम द्रव्यमान के NaCl के घनीय आदर्श क्रिस्टल में कितने इकाई सेल होते हैं? तो अभी आप देखोगे तो इकाई सेल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इकाई सेल निकालने का फॉर्मूला होता है परमाणुओं की संख्या बटे Z, है ना। यही होते हैं इकाई सेलों की संख्या। इकाई सेलों की संख्या का सूत्र। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमें यह निकालना है कि 1 ग्राम में कितने परमाणु होंगे। तो चलो बेटा, NaCl है, NaCl का पहले अणुभार निकाल लो। तो इसका 23, इसका 35.5 दिया हुआ है परमाणु भार, दोनों को जोड़ोगे 58.5 ही आ जाएगा। अब आपको पता है कि किसी भी पदार्थ के अणुभार में 1 मोल कण होते हैं, और 1 मोल कण का मतलब अवोगाद्रो संख्या। तो 58.5 ग्राम में परमाणु, तो 58.5 ग्राम में परमाणु हो जाएंगे अवोगाद्रो संख्या के बराबर 10⁻23। तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे बेटा? 1 ग्राम में परमाणु हो जाएंगे 6.02 गुणे 10⁻23 बटे 58.5, ये हो जाएगा। तो ये आ गई परमाणुओं की संख्या। क्या आ गई? परमाणुओं की संख्या। अब देखो बेटा, NaCl के घनीय आदर्श क्रिस्टल, NaCl का क्रिस्टल कैसा होता है? FCC। तो NaCl का क्रिस्टल FCC है, तो Z का मान कितना होता है? 4। NaCl का क्रिस्टल FCC है, तो Z का मान हो गया 4। तो इकाई सेलों की संख्या यहाँ से निकाल सकते हैं। पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर, जो भी आपको मिले। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा और जो भी आपका आंसर आएगा करके देख लेते हैं ना। अपने पास तो कैलकुलेटर भी है, वाह क्या बात है। तो मान लो 6.02 को हम बना लेते हैं 60.2, है ना, और इसको डिवाइड कर देते हैं 58.5 से, तो आ जाएगा 1.029। कितना आ जाएगा? 1.029, सॉरी। तो 1.029 है ना। चलिए, तो 1 ग्राम में परमाणु आ गए आपके। 1 ग्राम में परमाणु आपने निकाल लिए थे। 1 ग्राम में परमाणु कितने हैं? 1.029 गुणे 10⁻22। ठीक है, तो अब इकाई सेलों की संख्या निकाल लीजिए। तो परमाणुओं की संख्या और बटे बेटा Z कितना? FCC है, FCC में 4 होता है, तो 1 0 इसको और खिला दो, ये बन जाएगा 10.2 गुणे 10⁻21 बटे 4। 4 से काटो, 4 दूनी 8, 2 उधर जाएगा, 4 पंजे 20, 2 उधर जाएगा, 4 7 28 गुणे 10⁻21।
तो देखो ये पहला वाला आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए। इसका कौन सा सही होगा? आंसर नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक बेटा, चलिए तो ये सिंपल सी कहानी थी, ये न्यूमेरिकल टाइप हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सोडियम क्लोराइड में सोडियम प्लस की समन्वय संख्या। तो आपको ये संरचना हमने बताई है कि सोडियम क्लोराइड में 1 Na+6 Cl- आयनों से घिरा होता है और 1 Cl- 6 Na+ आयनों से घिरा होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी बेटा? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना होती है, अभी अभी बताया था बेटा, FCC, फलक केंद्रित घनीय संरचना। सोडियम क्लोराइड की संरचना कैसी होती है? FCC होती है, फलक केंद्रित घनीय संरचना होती है ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या 2 होती है? मतलब किसमें प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या 2 होती है? तो बेटा FCC में 4 होती है, BCC अंतः केंद्रित घन एकक सेल में 2 होती है और इसमें 1 होती है। आद्य में 1 होती है, इसमें 2 होती है और इसमें 4 होती है। यही तो होता है ना। तो ये हो गई आपकी प्रति एकक सेल परमाणुओं की संख्या की कहानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है FCC के कोर की लंबाई, किसके बेटा? कोर की लंबाई a और उसके परमाणु की त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो बेटा FCC के लिए a बराबर होता है 2√2r, यही होता है। तो r में r बराबर हो जाएगा a/2√2 और अगर इसमें √2 का गुणा √2 का भाग कर दो तो यही वैल्यू बन जाती √2/4a। तो देखो ये बी वाला आंसर सही हो जाएगा, r = √2/4a। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा √2/4a। चलिए नेक्स्ट अगली कहानी क्या कहता है? तो अगली कहानी कहता है कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na+ आयन की समन्वय संख्या होती है। तो अभी अभी इसको देखा था बेटा, 6 होती है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एक क्रिस्टल तंत्र में तीनों भुजाएं बराबर हैं लेकिन तीनों कोण भी बराबर है लेकिन कोई कोण 90 डिग्री नहीं है। तीनों भुजा बराबर है, तीनों कोण बराबर है लेकिन कोई 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तो ये कौन सा होता है? आपको याद होगा CT और हम ट्राई करें तो इसमें क्या होता है? A B C तीनों बराबर होते हैं लेकिन कोई 90 डिग्री नहीं होता। R फॉर रोम्बोहेड्रल, C वाला। R फॉर क्या होता है बेटा? रोम्बोहेड्रल। R से क्या होता है? रोम्बोहेड्रल। तो इसका C वाला आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सही हो जाएगा। C वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नोट करें इसको। चलिए बेटा फिर इसके आगे देखेंगे। इसके आगे क्वेश्चन, घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां और कोर लंबाई होती है। तो बेटा घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां और कोर लंबाई क्या होती है? घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरी कोर लंबाई सब बराबर होती हैं। A = B = C। क्या होता है? A = B = C। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होते हैं बेटा? शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, है ना। वैसे ये क्वेश्चन आपके में आएगा नहीं क्योंकि चुंबकीय गुण वाला कट चुका है, तो इसको छोड़ते हैं। ये शॉर्ट की दोष और फ्रैंकल दोष का क्वेश्चन ये पूछेगा। कह रहा है फ्रैंकल और शॉर्ट की दोष दोनों कौन दर्शाता है? तो बेटा AgBr एक ऐसा यौगिक है जो शॉर्ट की फ्रैंकल दोनों दर्शाता है। ठीक है, फिर कह रहा फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है? फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों? क्योंकि फ्रैंकल दोष में कोई भी कण अपना स्थान, जो आयन होता है वो केवल अपना स्थान छोड़कर खिसक जाता है, ऐसा नहीं होता कि क्रिस्टल से बाहर निकल जाए। तो फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल में पहले जितने कण होते हैं बाद में भी उतने ही कण होते हैं, तो ये अपरिवर्तित रहता है। क्या होता है? अपरिवर्तित। डी वाला आंसर अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आपके बहुविकल्पी प्रश्न हो जाते हैं समाप्त। अब बढ़ते हैं आपके हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक का पूछता है। कितने अंक का बेटा? 2 अंक का। तो अब आपका अगला होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपसे बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है। तो जैसे पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कह रहा है ठोस असंपीड्य क्यों होते हैं? तो ठोस असंपीड्य क्यों होते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठोसों के अवयवी कणों के बीच दूरी बहुत कम होती है, जिसके कारण अवयवी कणों और अधिक पास लाने पर कणों के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन अब्र जो होते हैं, उनके मध्य प्रतिकर्षण होने लगता है, और जिस कारण ठोसों के अवयवी कणों को हम पास नहीं ला सकते।
ठोस के अवयवी कण पहले से ही पास पास होते हैं और जब इनको और पास लाते हैं तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में प्रतिकर्षण करने लगते हैं, जिसके कारण ये आसपास नहीं आ सकते हैं। ठीक है, इस कारण से ठोस जो होते हैं वो असंपीड्य होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ठोस असंपीड्य होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इकाई सेल की परिभाषा दीजिए, मात्रक कोष्टिका को किसी एक उदाहरण द्वारा परिभाषित कीजिए। इकाई सेल को ही मात्रक कोष्टिका कहते हैं। तो क्या होता है कि संपूर्ण क्रिस्टल संरचना में वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर पूरे क्रिस्टल संरचना का क्या होता है? निर्माण हो जाता है, उसे ही हम एकक सेल या मात्रक कोष्टिका कहते हैं। जैसे अगर आप अपना घर देखिए, आप अपनी बिल्डिंग देखिए, तो उसमें एक छोटी ईंट को जब हर दिशा में बार बार क्या किया गया? दोहराया गया, ऊपर नीचे आगे पीछे, तो आपका पूरा का पूरा बिल्डिंग तैयार हो गई। तो वो जो एक छोटी ईंट है वो इकाई सेल है, पूरी बिल्डिंग जो है वो जालक है। तो वही है छोटी से छोटी इकाई जिसे बार बार दोहराने पर पूरी संरचना बन जाए, वही आपकी क्या होती है? वही आपकी होती है बेटा मात्रक कोष्टिका या इकाई सेल। फिर आपको पूछ रहा उदाहरण, तो कोई भी एक मात्रक कोष्टिका बना दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे क्या है देखा, ये सरल घन एकक सेल। तो सरल घन एकक सेल में प्रत्येक कोने पर अवयवी कण होते हैं। तो एक घन बनाया और सभी कोने पर एक एक परमाणु रख दिया, ये सरल घन एकक सेल एक प्रकार का इकाई सेल हो गया, सरल घन इकाई सेल बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी एग्जाम में आंसर लिखना है, तो आप समझ लीजिए आंसर कैसे देना है, उसका तरीका भी सीखते जाइए। फिर अगला क्वेश्चन कहता है अतिशीतित द्रव क्या होता है? तो आपको हमने पहले ही बताया है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों में अपने भार के अंतर्गत बहने का गुण पाया जाता है, जिस कारण इन्हें हम अतिशीतित द्रव कहते हैं। तो वही है, अक्रिस्टलीय ठोसों को ही अतिशीतित द्रव कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें द्रवों के समान बहने की प्रकृति होती है, किंतु इनके बहने की दर बहुत ही धीमी होती है। उदाहरण जैसे कांच, तो कांच जो है, कांच बहुत धीमी गति से बहता है, जिस कारण कुछ सालों बाद नीचे मोटा ऊपर पतला हो जाता है। उदाहरण पूछेगा तो लिख दीजिएगा कि जिस प्रकार से घरों में लगा पुराना कांच नीचे की ओर मोटा ऊपर की ओर पतला हो जाता है, कारण क्या है? क्योंकि वो अपने भार के अंतर्गत बहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रॉक सॉल्ट में Na+ और Cl- की समन्वय संख्याएं क्या होती हैं? तो अभी हमने बताया था रॉक सॉल्ट NaCl जो है बेटा, रॉक सॉल्ट में एक Na+ 6 Cl- आयनों से घिरा होता है और एक Cl- आयन भी 6 Na+ आयनों से घिरा होता है। अतः इसमें प्रत्येक Na+ की उपसंयोजन संख्या भी 6 होती है और प्रत्येक Cl- की भी उपसंयोजन संख्या 6 होती है। तो वही है, रॉक सॉल्ट में Na+ और Cl- की समन्वय संख्या क्रमशः 6 और 6 होती हैं, क्योंकि Na+ और Cl- अपने विपरीत आवेशित 6 आयनों से क्या होते हैं? घिरे होते हैं। ठीक है, चलिए बेटा फिर आगे देखते हैं। अगला कहता है किस प्रकार के ठोसों में दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है? तो इसका आंसर आप लिख देंगे कि क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है। दो नंबर का क्वेश्चन है, एक लाइन में लिख दीजिए क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है, इसीलिए उनका ज्यामिति और आकार निश्चित होता है। हो गया आंसर। अगला कहता है आयनिक ठोस कठोर और भंगुर क्यों होते हैं? तो आयनिक ठोस कठोर और भंगुर होने का रीज़न है उनके मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। जब इन्हें हम क्या करते हैं बेटा, इन्हें हम पीटते हैं तो पीटने पर इनके कण अलग हो जाते हैं और जो होता है आपका ठोस वो चूर हो जाता है। फिर कहता है क्रिस्टल निकाय कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको हमने बताया था क्रिस्टल सिस्टम 7 प्रकार के होते हैं। सीटी और हम ट्राई करें, बताया था ना, क्यूबिक, फिर आपका टेट्रागोनल, फिर आपका ऑर्थोरोम्बिक, फिर आर से रोम्बोहेड्रल, फिर एच से हेक्सागोनल, एम से मोनोक्लिनिक और TRI मतलब ट्राइक्लिनिक। 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। बस इतना लिख देना है कि क्रिस्टल निकाय 7 प्रकार के होते हैं। फिर कह रहा उपसंयोजन संख्या किसे कहते हैं? तो सिंपल सा, किसी भी जालक में कोई अवयवी कण जितने नजदीकी कणों से घिरा होता है उसे ही उसकी उपसंयोजन संख्या कहते हैं। जैसे अगर आपको समझाना हो तो आप एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एक जालक संरचना हम बना दे रहे हैं, हमने एक जालक संरचना बनाई, ठीक है, हमने एक जालक संरचना बनाई। अब इस जालक संरचना में क्या है, एक अवयवी कण अगर आप देखो तो एक अवयवी कण 4 नजदीकी कणों से घिरा है, तो इसकी उपसंयोजन संख्या 4 हो गई। फिर आपको कहता है संकुलन क्षमता किसे कहते हैं? तो किसी भी एकक सेल में या किसी भी इकाई सेल में परमाणुओं द्वारा घेरे गए स्थान को ही उसकी संकुलन क्षमता कहते हैं। किसी भी इकाई सेल में परमाणुओं द्वारा जितना स्थान घेरा गया होता है उसी को बेटा संकुलन क्षमता कहते हैं। ठीक है, फिर जैसे अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, कह रहा फ्रैंकल दोष युक्त क्रिस्टल जालक का घनत्व अपरिवर्तित रहता है क्यों? या फिर यही क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि फ्रैंकल दोष से क्रिस्टल किस प्रकार प्रभावित होते हैं? तो बहुत सिंपल सा है,
फ्रैंकल दोष युक्त क्रिस्टल जालक का घनत्व अपरिवर्तित रहता है क्योंकि प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या में कमी या वृद्धि नहीं होती है, अर्थात आयनों की कुल संख्या अपरिवर्तित रहती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि फ्रैंकल दोष में जो आयन होते हैं वो अपने स्थान से खिसक कर अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो क्रिस्टल को ही छोड़कर निकल जाते हैं। तो क्रिस्टल से कोई आयन गया ही नहीं कहीं, वो तो अंदर ही रह गया। तो जितने आयन पहले थे उतने आयन बाद में भी हैं, तो घनत्व में भी परिवर्तन होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन, तो अब हम लोग आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। तो आप देखिए, आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न जितने हमने बताए ना उतने ही टॉपिक से आपको पूछ सकता है। जैसे आपसे ये भी पूछ सकता है क्रिस्टल जालक क्या है, या फिर आपसे ये पूछ सकता है शॉर्ट की दोष को परिभाषित कीजिए। तो ये सारे पॉइंट जो है ये आपके किसके लिए बेटा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इतने में से आपको हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न आपको 3 और 4 अंक में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो बहुविकल्पी होता है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो 2-2 अंक का होता है, फिर उसके बाद आपके 3-3 अंक के क्वेश्चन आते हैं, फिर 4-4 अंक के, फिर लास्ट में 5-5 अंक के क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे 4 अंक में आता है, 3 अंक में आएगा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में 4 अंतर। ये 4 अंक का क्वेश्चन है, 4 अंतर पूछा है। तो पहला, क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। ऐसे आप बनाएंगे लाइन, एक तरफ क्रिस्टलीय ठोस, ऐसे आप लाइन बनाएंगे, एक तरफ क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा, एक तरफ अक्रिस्टलीय। पहला, इसमें दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, इसमें लघुपरासी व्यवस्था होती है। दूसरा, इसका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है, इसका ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होता। तीसरा, इसका गलनांक तीव्र होता है, इसका गलनांक एक ताप परिसर में होता है। चौथा, ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। हो गया 4 अंतर, खत्म कहानी, यही लिखना है। अगला कहता है ध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। तो ऐसे आणविक ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, ध्रुवीय अणु होते हैं, और जिनके बीच द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है, वही हमारे ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं। और इसके उदाहरण हो गए HCl हो गया, HBr हो गया, SO2 हो गया, ये सारे इनके उदाहरण। तो ऐसे आणविक ठोस जिनके अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं और इन ध्रुवीय अणुओं के बीच द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है, इनके गलनांक निम्न होते हैं और ये विद्युत रोधी होते हैं। और इनके उदाहरण हो जाएगा HCl, HBr, SO2, ये सब इनके उदाहरण लिख दीजिए, सिंपल सी कहानी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से आयनिक और आणविक ठोसों को पहचानिए। देखिए, अमोनिया अणु है, अमोनिया जो है वो ध्रुवीय अणु है, ये हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस होता है तो मॉलिक्यूलर है, M लिख दिया मॉलिक्यूलर। कार्बन डाइऑक्साइड अध्रुवीय अणु है, अध्रुवीय आणविक ठोस होता है, मॉलिक्यूल लिख दिया। NaCl प्लस माइनस आयनों से मिलकर बना है, आयनिक ठोस है। Na2SO4 प्लस माइनस आयनिक ठोस है, आयनों से मिलकर बना हुआ है। CCl4 अध्रुवीय अणु है, मॉलिक्यूलर ठोस हो जाएगा, आणविक ठोस हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड धनायन ऋणायन आयनों से मिलकर बना है, आयनिक ठोस हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का अणु गैसीय अणु है, ये क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर ठोस हो जाएगा, आणविक ठोस हो जाएगा। Ca2 प्लस F माइनस आयनिक ठोस है। ऑर्गन क्या है बेटा, ऑर्गन गैसीय कण, आणविक ठोस हो जाएगा, मॉलिक्यूलर ठोस हो गया। तो एक तरफ बनाइएगा आणविक ठोस, एक तरफ लिखिएगा आयनिक। तो जो आणविक वाले हैं आणविक के नीचे लिख दीजिएगा। उत्तर में कैसे लिखेंगे, उत्तर में ऐसे लिखेंगे, एक तरफ बनाएंगे आणविक, आणविक वाले इसके नीचे, आयनिक वाले इसके नीचे, खत्म हो गया वर्गीकरण। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो कुछ इस प्रकार का रहेगा। कह रहा है फलक केंद्रित घनीय जालक की एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला देखो आंसर कैसे लिखना है इसका, ध्यान समझना। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे बेटा, इसका आंसर सिंपल सा, फलक केंद्रित घनीय जालक के लिए, तो ध्यान दीजिए पहले इसका चित्र बना दीजिए। फलक केंद्रित घनीय जालक में क्या होता है, सभी कोने पर एक एक परमाणु होते हैं और सभी कोने के साथ साथ सभी फलक के केंद्रों पर भी एक एक परमाणु उपस्थित होते हैं। तो इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है कोने पर उपस्थित परमाणुओं का योगदान, परमाणुओं का योगदान। तो कोने पर उपस्थित परमाणुओं का योगदान होता है बेटा 1/8 का, और फलक पर उपस्थित परमाणुओं का योगदान, फलक पर उपस्थित परमाणुओं का
योगदान होता है 1/2 का, तो कुल परमाणु निकाल लीजिए। कुल परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, Z बराबर किनारे पर है 8 जिनका योगदान है 1/8 का, फलक पे है 6 जिनका योगदान है 1/2 का, तो 8 × 8 2 × 3 6, तो टोटल इसमें परमाणु कितने आ जाएंगे, टोटल परमाणु आ गए 4, बस हो गई गणना। इस तरह से इसकी गणना, इस तरह से आंसर लिख दीजिए, खत्म कहानी। तो फलक केंद्रित यानी जालक में इस तरह से करेंगे। अगला इसमें पूछा है बीसीसी जालक की एकक कोष्ठिका में अवयवीकरण, तो बीसीसी का चित्र बनाइएगा। बीसीसी में क्या करना है, बीसीसी में सभी कोने पर एक एक रख देने हैं और सभी कोने के साथ साथ केंद्र पर एक रख देना है, सभी कोने के साथ साथ केंद्र पर एक रख देना है। फिर क्या करना है, कोने वाले हो जाएंगे 8 × 1/8, केंद्र वाला 1, तो ये टोटल आ जाएगा 1 + 1 बराबर 2। ऐसे लिख दीजिएगा, कोने पर उपस्थित परमाणु का योगदान 1/8 का, केंद्र पर उपस्थित परमाणु का योगदान 1 का, फिर कुल परमाणु संख्या 8 × 1/8 + 1 बराबर 2। ठीक, इस तरह से इसका भी आंसर लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्रिस्टल के घनत्व की गणना किस प्रकार की जाती है, संबंधित सूत्र लिखिए। तो घनत्व की गणना के लिए सूत्र है बेटा, घनत्व की गणना तो घनत्व की गणना के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या, एकक सेल का आयतन। तो एकक सेल का आयतन तो आपको पता है A3, और एकक सेल का द्रव्यमान, तो आइए द्रव्यमान निकालते हैं। मान लेते हैं, मान लेते हैं Na परमाणु का योगदान, सॉरी Ma परमाणु का द्रव्यमान, Na मतलब अवोगाद्रो संख्या, 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान। तो मान लेते हैं 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान है m ग्राम, कितना है m ग्राम। तो एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, एक परमाणु का द्रव्यमान, तो बेटा एक परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा m/Na, यही हो जाएगा। आपके किसी भी एकक सेल में अगर हम बात करें तो किसी एकक सेल में कितने परमाणु होते हैं, तो किसी भी एकक सेल में Z परमाणु होते हैं। तो भैया एकक सेल में जितने परमाणु हैं अगर उनका द्रव्यमान निकाल लीजिए तो परमाणुओं का द्रव्यमान ही क्या हो जाएगा, एकक सेल का द्रव्यमान। तो एक परमाणु का द्रव्यमान इतना है तो Z परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, Zm/Na, यही हो जाएगा, Zm/Na, यही हो जाएगा। चलिए तो आपको क्या पता चल गया बेटा, एकक सेल का घनत्व पता चल गया, एकक सेल का द्रव्यमान पता चल गया, दोनों चीजें पता चल गई ना। एकक सेल का घनत्व भी पता चल गया और एकक सेल का द्रव्यमान भी पता चल गया और एकक सेल का आयतन भी पता चल गया, दोनों चीजें पता चल गई। तो अब आप बताइए एकक सेल का घनत्व, सेल का घनत्व क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे आयतन, यही होता है ना, द्रव्यमान बटे आयतन। तो क्या हो जाएगा, D बराबर द्रव्यमान है Zm/Na और आयतन है A3, तो D बराबर क्या आ जाएगा, Zm/Na × A3। ये आपका घनत्व का सूत्र हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, घनत्व का सूत्र हो जाएगा। तो इस तरह से आप घनत्व की गणना करेंगे। अब 3 या 4 नंबर में इसलिए इस तरह लिखा है, 2 नंबर में आता तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख देते बस, अगर 2 नंबर में पूछता तो डायरेक्ट ये फार्मूला लिख देते। अब 3 नंबर में पूछा इसलिए इस तरह से हम करके इसको दिखा देंगे कि घनत्व की गणना इस प्रकार से की जाती है। क्लियर है ये कहानी सभी को। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है सीसीपी जालक की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। तो बेटा सीसीपी जालक की संकुलन क्षमता की गणना कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो जालक की संकुलन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, जालक की संकुलन क्षमता का फॉर्मूला होता है Z × 4/3 πr³ × 100, यही होता है। अब CCP मतलब क्या होता है, FCC, CCP मतलब क्या होता है, FCC, CCP जालक के लिए, तो CCP जालक के लिए Z बराबर हो जाएगा 4 क्योंकि CCP ही FCC है, और A बराबर हो जाएगा 2√2r, रख दो यहाँ। पैकिंग एफिशिएंसी बराबर Z का मान 4/3 पाई का मान 3.14 गुणे r³ गुणे 100 बटे A का मान 2√2 का r का क्यूब, 4 × 4 × 3.14
गुणे बेटा आर क्यूब गुणे 100 बटे 3 गुणे 2 का क्यूब 8 और रूट 2 का क्यूब 2 रूट 2, 4 चौके 16, 8 दूनी 16, 4 चौके 16, 8 दूनी 16 कट जाएगा और आर क्यूब से आर क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या? बचेगा 3.14 गुणे 100 बटे 3 गुणे रूट 2 का मान 1.414। सॉल्व करोगे तो आएगा लगभग 74%। कितना आ जाएगा? 74%। तो ये आ गया संकुलन क्षमता। और फिर आपसे पूछा है सीसीपी और एचसीपी किस प्रकार से अलग है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों की संकुलन क्षमता में कोई अंतर नहीं। तो सीसीपी और एचसीपी की संकुलन क्षमता समान होती है, एचसीपी की भी 74% ही होती है। तो यहाँ सिंपल सा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कह रहा है जालक की संकुलन क्षमता एचसीपी जालक से किस प्रकार भिन्न है, तो आपको लिख देना है सीसीपी और एचसीपी दोनों की संकुलन क्षमताएं समान होती हैं 74%। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी घनीय जालक में घन के कोरों पर उपस्थित परमाणु एक दूसरे के संपर्क में हो तो घनीय जालक की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। ठीक है, तो घन के कोनों, यहाँ कोनों होना चाहिए था, कोने पर उपस्थित परमाणु अगर एक दूसरे के संपर्क में हो, तो बेटा कोनों पर उपस्थित परमाणु अगर एक दूसरे के संपर्क में है, कोनों पर उपस्थित परमाणु, ठीक है, ये कोने पर उपस्थित परमाणु अगर एक दूसरे के संपर्क में है तो मतलब ये है सरल घन एकक सेल। क्या है बेटा? सरल घन एकक सेल। और सरल घन एकक सेल के जो सरल घन एकक सेल कोने पर उपस्थित परमाणु संपर्क में है मतलब वो सरल घन एकक सेल है। तो सरल घन एकक सेल के लिए z का मान होता है 1 और a बराबर होता है 2r। तो संकुलन क्षमता का फॉर्मूला लगाएंगे z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 डिवाइडेड बाई ए क्यूब। रख दीजिए यहाँ 1 गुणे 4 गुणे 3.14 गुणे आर क्यूब गुणे 100 बटे 3 गुणे 2r का होल क्यूब। तो क्या हो जाएगा? पैकिंग एफिशिएंसी बराबर 1 गुणे 4 गुणे आर क्यूब गुणे 3.14 गुणे 100 बटे 3 गुणे 8 आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 4 दूनी 8 और 100 को काटोगे आएगा 50। तो 3.14 गुणे 50 बटे 3 सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 52.33%। तो ऐसा एकक सेल जिसके कोने पर उपस्थित सभी परमाणु संपर्क में वह सरल घन एकक सेल है। तो हम लोग सरल घन एकक सेल के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले लिख देंगे कोनों पर उपस्थित परमाणु संपर्क में है अतः वह सेल सरल घन एकक सेल है। अतः सरल घन एकक सेल के लिए संकुलन क्षमता का फॉर्मूला फिर आप लगाकर निकाल लेंगे वैल्यू। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है जब किसी घनीय जालक के केंद्र पर स्थित परमाणु विकर्ण पर उपस्थित अन्य दो परमाणुओं के संपर्क में हो तो घनीय संरचना की संकुलन क्षमता की गणना कीजिएगा। अब इसको जैसे अभी दो संकुलन क्षमता निकालना बताया ना, वैसे इसको भी आप कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, कह रहा शॉटकी दोष क्रिस्टलों में किस प्रकार उत्पन्न होता है और शॉटकी दोष की व्याख्या कीजिए। तो बहुत ध्यान से समझिएगा शॉटकी दोष के बारे में। तो शॉटकी दोष में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थान से विलुप्त होने के कारण उत्पन्न होता है, उसी को बोलते हैं शॉटकी दोष। तो शॉटकी दोष में समान संख्या में धनायन ऋणायन अपने स्थान से विलुप्त हो जाते हैं, जिस कारण उनके स्थान पर रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है, इसे ही हम शॉटकी दोष कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे तो फिर क्या कहता है, यदि आयनिक यौगिकों का सूत्र mx प्रकार का है तो क्रिस्टल जालक में से एक धनायन m+ और एक ऋणायन x- अपने निर्धारित स्थान से लुप्त हो जाते हैं, जिससे जालक में रिक्त स्थान रह जाता है, जिन्हें छिद्र कहते हैं। और क्रिस्टल जालक में इस दोष को ही शॉटकी दोष कहते हैं। तो जब किसी क्रिस्टल में समान संख्या में धनायन ऋणायन अपने स्थान से विलुप्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है, तो इस प्रकार का दोष ही शॉटकी दोष कहलाता है। शॉटकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, उसमें बहुत सूक्ष्म मात्रा में विद्युत चालकता भी उत्पन्न हो जाती है। ये बातें भी आप मेंशन कर दीजिए। चलिए फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रैंकल दोष से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टल जालक में किसी आयन के अपना जालक बिंदु क्षेत्र छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चले जाना या अंतराकाशीय स्थान ग्रहण करने के कारण उत्पन्न दोष फ्रैंकल दोष कहलाता है। इस दोष में वास्तविक स्थान पर शून्यता अर्थात रिक्तिका दोष और अंतराकाशीय स्थान में अंतराल दोष उत्पन्न होता है, जिस कारण इस दोष को हम विस्थापन दोष भी कहते हैं। यह दोष क्रिस्टल के घनत्व को प्रभावित नहीं करता, मतलब इसमें क्रिस्टल के घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
फिर अगला क्वेश्चन कहता है साधारण नमक कभी कभी पीले रंग का दिखाई देने लगता है। तो हमने आपको बताया था धातु आधिक्य दोष के कारण क्रिस्टल में एफ केंद्र उत्पन्न होता है और उस एफ केंद्र के कारण ही क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। तो वही यहाँ पे भी कहानी है, NaCl में पीला रंग धातु आधिक्य दोष के कारण होता है, जिसके कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऋणायनिक रिक्तिकाओं को भर देते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी ऋणायन रिक्तियों को एफ केंद्र कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होने के लिए प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करते हैं और जो क्रिस्टल को दिखने में पीला बना देती है। तो धातु आधिक्य दोष के कारण NaCl का सफेद रंग पीला हो जाता है। ठीक, ये उसका उत्तर है लघु उत्तरीय प्रश्न का। फिर हम लोग आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। किस पे आ जाते हैं बेटा? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन, शॉर्टकी दोष फ्रैंकल दोष क्या है? अभी हमने दोनों के बारे में ऊपर देखा, दोनों को मिला के लिख दोगे तो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष का वर्णन हो जाएगा। ठीक, तो इसमें आंसर अभी आपने दोनों का आंसर देखा हुआ है कि शॉर्टकी दोष क्या है, फ्रैंकल दोष क्या है, दोनों को मिला दो, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक, तो वेरी इंपॉर्टेंट है दीर्घ उत्तरीय के लिए। फिर आपसे अगर पूछता है शॉर्टकी दोष फ्रैंकल दोष में अंतर, अभी तो वर्णन पूछा था, अगर अंतर पूछ लेता है तो अंतर के लिए फिर आप ये अंतर लिख देंगे। देखिए शॉर्टकी फ्रैंकल दोष में अंतर आपको दिया हुआ है। तो क्या कहता है, शॉर्टकी दोष में यह एक रिक्तिका दोष है, अर्थात इसमें समान संख्या में धनायन ऋणायन अपने स्थान से गायब हो जाते हैं। यह अंतराकाशी दोष है, अर्थात इसमें कोई आयन अपने स्थान से खिसक कर अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेता है। दूसरा, इसमें धनायन ऋणायन का आकार लगभग समान होता है, इसमें धनायन का आकार ऋणायन के आकार से छोटा होता है। ठीक है, इसमें आयन क्रिस्टल जालक से निकल जाते हैं, इसमें आयन जालक के अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं। इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, इस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस दोष में परावैद्युतांक का मान अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस दोष में क्योंकि समान आयन पास आ जाते हैं इसलिए परावैद्युतांक का मान बढ़ जाता है। यह दोष उच्च उपसंयोजन संख्या वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है, जबकि यह निम्न उपसंयोजक संख्या वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है। इस दोष में क्रिस्टल का स्थायित्व और विद्युत चालकता दोनों में वृद्धि होती है, जबकि इस दोष में क्रिस्टल का स्थायित्व घटता है लेकिन रिक्तियों के कारण चालकता बढ़ जाती है। उदाहरण NaCl KCl में पाया जाता है, AgCl ZnS AgBr आदि में पाया जाता है। अब इस चैप्टर से लॉन्ग पूछने में यही चांस है, अगर पूछेगा तो दोष का पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछता है इस चैप्टर से। ठीक है, क्योंकि बाकी इसमें और कुछ लॉन्ग बनने के लिए अगर पूछेगा तो एक और पूछ सकता है, क्रिस्टलीय ठोस क्या है और सभी प्रकार के क्रिस्टलीय ठोसों का वर्णन कीजिए, मतलब आयनिक, आणविक, सहसंयोजक और धात्विक, चारों का वर्णन पूछेगा। वैसे इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन पूछने का चांस लगभग हमारे हिसाब से 5 से 10% है, मतलब नहीं ही है, इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, फिर आपका आता है क्या, आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल तो आता ही बेटा, तो ये न्यूमेरिकल देखते हैं। कह रहा फलक केंद्रित घनीय जालक की एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने ज्ञात किया, परमाणु की संख्या ऊपर 4 आई थी, वही वाला है, उतना ही बड़ा लिखना है। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या की गणना कीजिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, पहले आप देख लीजिए बेटा, इसका अणुभार भी 58.5 ही होता है। तो 58.5 ग्राम NaCl में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर लीजिए। परमाणुओं की संख्या, तो बेटा परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 6.02 गुणे 10 की पावर 23। तो ये परमाणुओं की संख्या हो गई। अब इकाई सेलों की संख्या 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, परमाणुओं की संख्या बटे Z। तो यहां क्या करेंगे, चूंकि NaCl फलक केंद्रित घनीय व्यवस्था में होता है, अतः इसके लिए जो Z होगा, Z का मान कितना हो जाएगा 4। तो इसलिए इकाई सेलों की संख्या कितनी हो जाएगी, इकाई सेलों की संख्या, तो परमाणुओं की संख्या कितनी आई थी 6.02 गुणे 10 की पावर 23। परमाणु की संख्या कितनी आई 4, तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 गुणे 10 की पावर 23, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, तो 58.5 ग्राम NaCl में इतने इकाई सेल होंगे। तो सबसे पहले
जितना द्रव्यमान दिया उस द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या निकाल लीजिए और परमाणुओं की संख्या आ जाए तो फिर उसको जेड से डिवाइड कर दीजिए। जेड से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा बेटा, आपको इकाई सेल मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, इकाई सेल मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है Na+ की त्रिज्या 116 पिकोमीटर और Cl- की त्रिज्या 167 पिकोमीटर है, तो NaCl एकक सेल का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेटा एकक सेल का आयतन निकालने के लिए आपको ए पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, एकक सेल का आयतन अगर आपको निकालना है तो एकक सेल का आयतन क्या होता है, एकक सेल का आयतन होता है A³ और हमें ए का मान ही नहीं पता, लेकिन आपको ये तो पता है क्योंकि NaCl FCC क्रिस्टल में होता है, क्रिस्टल में है, तो इसके ए का मान निकाला जा सकता है ना, ए बराबर होता है, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा 2r+ की त्रिज्या r- धनायन की त्रिज्या माइनस ऋणायन की त्रिज्या। तो धनायन की त्रिज्या कितनी है 116, ऋणायन की कितनी है 167, जोड़ दो 7 6 13 3 हाथ 1 6 7 1 8 और 1 1 2 गुणे 2 तो 6 3 दूनी 6 8 2 16 6 हाथ 1 2 2 4 1 5 566 पिकोमीटर। कितना आ जाएगा बेटा 566 पिकोमीटर, ये आंसर आ जाएगा। पिकोमीटर को चाहो तो सेंटीमीटर में बदल लो, सेंटीमीटर बदलोगे कितना आएगा 5.66 गुणे 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। इसी को रख दीजिएगा यहाँ 5.66 गुणे 10 की पावर -8 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर हो गया। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, जो आ जाएगा भैया आपका आंसर। तो पहले FCC में था, ए का मान निकालते और ए का मान आ गया तो ए का क्यूब ही क्या है आयतन, हो गया खत्म क्वेश्चन। बड़ा सिंपल सा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक घनीय संरचना वाला यौगिक A और B दो तत्वों से मिलाकर बना है। A परमाणु घन के कोने पर है और B परमाणु घन के केंद्र पर है, तो यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका हल लिखा जाए अगर, तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, क्योंकि परमाणु A कोनों पर स्थित है, कोनों पर स्थित है, अतः ए की संख्या कितनी हो जाएगी, ए की संख्या 8 गुणे 1/8 मतलब 1, तथा परमाणु भी केंद्र पर उपस्थित है, केंद्र पर उपस्थित है, अतः बी की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, केंद्र पर उपस्थित परमाणु संख्या होती है 1, तो ए और अनुपात बी कितना हो गया 1:1, अतः यौगिक का सूत्र कितना हो गया, यौगिक का सूत्र AB1 BB1, ये आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। तो जो कोने पर होगा उसकी संख्या 1, जो केंद्र पर होगा उसकी संख्या 1, ए और बी का अनुपात 1:1, तो AB1 BB1 यही हो गया सूत्र, AB ये हो जाएगा क्रिस्टल का सूत्र। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, क्रिस्टल का सूत्र। चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो ये तो यौगिक का सूत्र निर्माण हो गया। फिर अगला क्वेश्चन आपका घनत्व से संबंधित होता है। किससे संबंधित, घनत्व से संबंधित। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले कह रहा है एक तत्व की संरचना BCC है जिसके एकक सेल की कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है। तत्व का घनत्व इतने ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो कह रहा है 208 ग्राम तत्व में परमाणुओं की संख्या। तो सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए कि बेटा आप ये जो वैल्यू दी है ना, ये घनत्व, ये जो घनत्व दिया है, ये घनत्व कितने ग्राम के लिए दिया हुआ है। तो आप पहले ये निकाल लीजिए कितने ग्राम के लिए दिया हो, जितने ग्राम के लिए दिया होगा उससे तुलना करके फिर 208 ग्राम में निकाल लेंगे। तो घनत्व का पहले जो जो दिया है लिख लीजिए। संरचना BCC है, BCC क्रिस्टल है तो जेड का मान दो। कोर की लंबाई कितनी 288 पिकोमीटर, सेंटीमीटर में हो जाएगा 2.88 गुणे 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। और आपका घनत्व D का मान दिया है 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले फार्मूला लगाओ बेटा, D बराबर Z इंटू M अपॉन Na इंटू A क्यूब, यही होता है ना। तो चलो अगले पेज पे चलते हैं। D दिया है 7.2, 7.2, Z होता है BCC में 2 और M हमें नहीं पता, M निकालना है। और Na है 6.02 गुणे 10 की पावर 23, ठीक है। फिर A का मान 2.88 गुणे 10 की पावर -8 का होल क्यूब, ठीक है। चलिए तो 7.2 बराबर 2 गुणे M
6.02 गुणे 10 की पावर 23, 2.88 का क्यूब गुणे 10 की पावर -24, एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर 7.2 गुणे 6.02 गुणे, चलिए 2.88 का क्या कर दें, अगर क्यूब कर दें, आप लोग कर लीजिएगा, 2.88 का क्यूब कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगी, बटे मान लो हम लगभग ये 3 के करीब है ना, तो 3 का क्यूब कितना होता है, लगभग 27, तो 27 से कुछ हम कम मान लेते हैं, मान लो लगभग ये आ जाएगा 24 दशमलव कुछ आ जाएगा, 24 दशमलव समथिंग आएगा, ठीक है, जो भी आए, ठीक, 24 दशमलव समथिंग कुछ भी आ जाएगा, 24 से 25 मान लो, 25 दशमलव कुछ जो भी आएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, 25 26 जो भी आएगा उसको यहाँ निकाल लीजिएगा, इसका क्यूब है, ठीक है, और बटे हो जाएगा 20, तो यहाँ से m का मान आ जाएगा, मान लो m का मान आ गया x ग्राम, ये आ गया, ठीक है, ये यहाँ से आ गया, सॉरी m का मान इतना आ गया, तो हम सिंपल से क्या कहेंगे, x ग्राम में परमाणु, हमें पता है ना x ग्राम में परमाणु, x ग्राम में कितने परमाणु थे, 6.023, जब हमने परमाणुओं की संख्या इतनी रखी तब तो m का मान x ग्राम आया, सॉल्व कर लेना x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x ग्राम में परमाणु इतनी है, तो 1 ग्राम में परमाणु कितने हो जाएंगे, 1 ग्राम में परमाणु हो जाएंगे इतना बटे x, तो आपसे क्वेश्चन में कितने में पूछा है, 208 ग्राम में परमाणु, तो 208 ग्राम में परमाणु कितने हो जाएंगे, इतने गुणे 208 और बटे x मतलब जो वैल्यू यहाँ पे आई थी, करके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसे कैलकुलेट कर लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही सरल सा क्या था, न्यूमेरिकल था। चलिए हो गया ये कहानी, आगे बढ़ा जाए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा, ठीक है, ये डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन भी घनत्व से ही संबंधित होगा, क्योंकि घनत्व का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो कह रहा है चांदी जो है वो घनीय समृद्ध संकुलन मतलब CCP बनाता है। CCP मतलब क्या होता है, FCC, CCP का होता है FCC, मतलब Z का मान 4। इसके क्रिस्टल की एक्स किरण से जांच से ये ज्ञात हुआ कि इसके कोर की लंबाई जो है 408.6 पिकोमीटर है, मतलब 4.086 गुणे 10 की पावर -8 सेंटीमीटर है। कह रहा है चांदी के घनत्व की गणना कीजिए, D निकालना है, अगर उसका द्रव्यमान जो है, एक परमाणु का द्रव्यमान इतने ग्राम है। तो बेटा घनत्व का फार्मूला क्या है, ZM/NA × A³। तो Z का मान 4, M का मान 107.9 और Na का मान 6.02 × 10⁻23 और A का मान 4.086 × 10⁻8 का होल क्यूब। अब इसी को जोड़ घटाना गुणा भाग कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपके घनत्व का मान आ जाएगा। 4 × 107.9 बटे 6.02 गुणे 10 की पावर 23 गुणे 4.086 का क्यूब गुणे 10 की पावर -24, एक पावर से एक पावर कैंसिल, ऊपर हो जाएगा क्या 40 गुणे 107.9 बटे 6.02 गुणे 4.086 का होल क्यूब कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। चलिए तो ये आपकी कहानी हो गई क्लियर। अगला क्वेश्चन देखा जाए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसको पॉज करके। अब अगला क्वेश्चन क्या, खत्म हो गया बस यहीं से। तो ये जो ठोस अवस्था के आपने इतने क्वेश्चन किए ना, ये क्वेश्चन इतने में से इस चैप्टर में 5 नंबर के क्वेश्चन, मिनिमम 5 अंक। इस चैप्टर में कितने अंक पूछे जाते हैं, 5 अंक। तो 5 अंक अगर आपने इन क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व कर लिया तो 5 अंक पक्के, 5 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह की बात है ही नहीं। इतने से बाहर कोई क्वेश्चन ठोस अवस्था का आना ही नहीं है, ये लिखित गारंटी हम दे सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं, थंबनेल में लिख देंगे, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, 5 नंबर आपके एकदम कंफर्म हो जाएंगे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपको इसी तरह हर चैप्टर का अलग अलग चाहिए, या फिर आप पोर्शन वाइज कर सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा एक वीडियो में कर देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक के एक साथ करा दें और ऑर्गेनिक के एक साथ करा दें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको कैसे चाहिए, तो उसी प्रकार से आगे की वीडियोस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास बस यहीं तक के लिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, गुड नाइट, फिर मिलते हैं।